नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिंग रूम प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू द वर्क रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि इसमें हम देखिए जो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ द एनेस्थेटिक टेबल। यानी कि एनेस्थेटिक जो टेबल है जहाँ पे पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाना है ऑपरेशन से पहले, उसके पास जो एनेस्थेटिक टेबल है उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जिस पेशेंट ने ऑपरेटिंग रूम में जाना है, जब तक उसे एनेस्थीसिया ना दिया जाए तब तक वह नेचुरली थोड़ा सा बहुत ही हेजिटेट रहता है, यानी कि घबराया हुआ रहता है कि पता नहीं उसके साथ अब क्या होगा। तो इसीलिए ये बेटर है कि जो एनेस्थेटिक रूम है वो ऑपरेटिंग रूम से अलग हो या फिर उससे हटकर हो। यानी कि एनेस्थीसिया देने से पहले ऑपरेटिंग रूम जो है वो पेशेंट ना ही देखे तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो ऑपरेटिंग रूम को देखेगा तो उसके मन में एक और भयानक सा डर भी बैठ सकता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा घबरा सकता है और घबराने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर या फिर उसकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो इसीलिए हम एनेस्थीसिया को यही प्रेफर करते हैं कि एनेस्थेटिक रूम जो है वो ऑपरेटिंग रूम से सेपरेट ही हो और उस दोनों के बीच में वो एक डोर हो जो कि सीधा एनेस्थीसिया रूम से एनेस्थेटिक रूम से ऑपरेटिंग रूम की तरफ पेशेंट को जिससे आसानी से ले जाया सके। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में क्या किया जाता है कि ऑपरेटिंग टेबल पर ही एनेस्थीसिया जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन इन दोनों ही कंडीशंस में, यानी कि अगर ऑपरेटिंग रूम में या फिर एनेस्थेटिक रूम में जो पेशेंट है उसे एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशंस में जो पेशेंट है उसकी प्रिपरेशन जो है आपने पहले से ही पेशेंट के आने से पहले से ही जो प्रिपरेशन है एनेस्थीसिया दिया जाने की वो पहले से ही आपने कर देनी है। और इसके अलावा आपने देखना है कि एनेस्थीसिया कौन से टाइप का दिया जा रहा है, तो जो उसके पहले जो प्री मेडिकेशन देनी है वो सारी जैसे कि एनेस्थेटिक ने जो लिख के दी हैं वैसे ही उसे पेशेंट को देनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं एनेस्थेटिक ट्रॉली के बारे में। तो जो बॉयज़ मशीन है, एनेस्थेटिक ट्रॉली है या स्पाइनल एनेस्थीसिया ट्रॉली है, और जो ट्रे है जो कि लोकल एनेस्थीसिया के लिए देने के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर आप पहले टाइप देख लीजिए कि एनेस्थीसिया कौन सा दिया जा रहा है, तो उसी के हिसाब से जो प्रेपरेशन है वो उससे पहले होगी। और जो सक्शन अपरेटस है, अगर जनरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो सक्शन अपरेटस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि एनेस्थीसिया ट्रॉली में जितनी भी एसेसरीज़ हैं एनेस्थीसिया देने के लिए जो कि रखी जाती हैं, तो जितनी भी एसेसरीज़ हैं या फिर ड्रग्स हैं वो उतनी ही हो जितने के ऑपरेशंस जो हैं वो करने हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं, यानी कि कितने ऑपरेशंस होने वाले हैं, उसी के हिसाब से ड्रग्स और एनेस्थीसिया की जो एसेसरी है वो वहाँ पे एनेस्थीसिया की ट्रॉली पे रखी जानी चाहिए। और हर दिन मॉर्निंग में ये चेक कर लेना चाहिए कि जितना भी ट्रॉली या फिर ट्रॉली पर जितना भी सामान है वो सारा क्लीन अप हो, यानी कि आप रिमूव कर दें और ट्रॉली को क्लीन करें। किसी भी वेट वाइपिंग या फिर डिसइंफेक्टेड जो कि कार्बोलिक लोशन में डिप किया हो, तो उससे आप डिसइंफेक्ट पहले ट्रॉली को कर दें हर सुबह। और फिर उसके बाद जो मेडिसिन ट्रे है उसे आप रख सकते हैं, या फिर आपको सारी मेडिसिन चेक करके रखनी है, यानी कि जितने भी ऑपरेशंस किए जाने हैं उसके हिसाब से वो उस पर मेडिसिन रखी जानी चाहिए। और सिरिंजेस की अलग अलग टाइप्स और सफिशेंट नंबर में सिरिंजेस जो हैं जो कि स्टेराइल होनी चाहिए, और ट्रॉली भी स्टेराइल जो है वो होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर दूसरे सिलेंडर है उनकी गैसेस को चेक कर लीजिए, और हर मॉर्निंग यानी कि हर सुबह आप जो सिलेंडर्स हैं वो फुल सिलेंडर भरे हों वही रखिए। और यूज़ करने से पहले आप उन्हें चेक कर लें कि जो सिलेंडर्स हैं या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो गुड वर्किंग कंडीशंस में हो और यूज़ करने पर वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएं। और इसके अलावा जो एनेस्थेटिक
जो हैं जहाँ पे ट्रॉली रखी गई है एनेस्थेटिक सामान की, उसमें रबर कैथेटर, रबर ट्यूब्स और जो ग्लास कनेक्शंस हैं वो सभी वहाँ पे रेडी होने चाहिए उस ट्रॉली पे। और बॉयज़ ऑपरेटर्स और सक्शन ऑपरेटर्स जो हैं वो आपको पहले ही चेक कर लेने चाहिए कि वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और वो गुड वर्किंग कंडीशन में क्या वो है। तो जनरली जो देखा गया है कि जो एनेस्थेटिस्ट है वो यही प्रेफर करते हैं कि जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स हैं वो एनेस्थीसिया देने के बाद और ऑपरेशन शुरू होने से पहले इंड्यूस करने चाहिए। तो जब आपने एनेस्थीसिया दिया तो इसीलिए आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं या फिर जो सॉल्यूशंस हैं जो कि आईवी इन्फ्यूज़न में देने होंगे तो वो आपको एनेस्थेटिक ट्रॉली के पास में ही रेडी करके रख लेने हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल्स के बारे में तो आईवी इन्फ्यूज़न जो है वो ऑपरेशन के पहले और एनेस्थीसिया के बाद में ही दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं प्रिपरेशन ऑफ थ्रेटर एंड इक्विपमेंट, यानी कि इक्विपमेंट्स और थ्रेटर को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो जो ऑपरेशन थिएटर की जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन रखनी बहुत ही ज़रूरी है और इसके साथ हम एसेप्टिक टेक्निक का भी पूरा ध्यान रखें और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको जितना कम से कम पॉसिबल हो सके वो कम से कम ही रखे जाए तो बेहतर है। और जो आर्टिकल्स हैं जिनकी के ऑपरेशन टेबल पर जितने की ज़रूरत है उतने ही रखे जाए और जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको सेट करके ट्रॉलीज़ पे जो है वो रखा जाए और जो लोशंस हैं उनके लिए स्टैंड्स हों और एक वॉल बोर्ड जिस पे कि हम मोप्स कितने नंबर में है यानी कि कितने मोप्स हैं हमारे पास और एनेस्थीसिया के लिए जो मटेरियल जो है वो मेंशन करने के लिए वो सारी चीज़ें लिखने के लिए एक वॉल बोर्ड जो है वो होना चाहिए। और अगर बात करें हम फिटिंग और फर्नीचर की तो फिटिंग और फर्नीचर्स को जितनी भी फिटिंग्स हैं और जितना भी फर्नीचर है उसे जो उसकी डस्टिंग है वो हमें कभी भी ड्राई नहीं करनी चाहिए और उसकी डस्टिंग के लिए कोई डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन में जो डस्टर है उसे डिप करके फिर उसे स्क्वीज़ करके उससे वाइप आउट कीजिए और फिर उसकी कार्बोलाइजेशन जो है वो करनी चाहिए, यानी कि जो कार्बोलाइजेशन है वो वेट वाइपिंग के बाद ही की जानी चाहिए, ड्राई डस्टिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। और फ्लोर्स और वॉल्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि रूम का बाकी का फर्नीचर। नेल ब्रशेज़ की बात करें तो नेल ब्रशेज़ जो हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए और यहाँ तक कि उन्हें बॉइलिंग के या फिर ऑटोक्लेविंग के मेथड से हम स्टरलाइज करके जो स्टराइल कंटेनर है सिंक रूम में उसमें रख दें और सेपरेट जो सोप पीसेस हैं उन्हें भी हम सिंक रूम में ही रख दें। और अगर किसी कारण जो है सेप्टिक कंडीशन जो है वो ख़राब हो चुकी है तो साथ के साथ यहाँ तक कि ऑपरेशन सभी वर्क होल प्लेस को यानी कि सभी जगह को साथ के साथ यहाँ तक कि ऑपरेटिंग टेबल्स को भी हम जो है वो वॉशिंग के थ्रू सोप एंड वाटर के साथ और एसेप्टिक लोशन को यूज़ करते हुए हम उसे दोबारा जो है स्टरलाइज वो कर देंगे। तो इसमें हमने एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना है और जितने भी लोग हैं जो कि थिएटर में काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उनके पास थिएटर में काम करने के लिए एक स्पेशल ड्रेस हो, शूज़ हो जिन्हें कि सिर्फ वो थिएटर में काम करते वक्त ही पहने और थिएटर में पहले कोई भी एंटर करते वक्त वो सबसे पहले अगर कार्बोलाइजेशन हो चुकी है ऑपरेशन थिएटर रूम की अगर कार्बोलाइजेशन हो चुकी है तो कोई भी अगर एंटर कर रहा है ऑपरेशन थिएटर में तो उसके कैप पहनी हो, मास्क पहना हो और इस यहाँ तक कि जो थिएटर गाउन है वो भी पहना हुआ हो। अब बात कर लेते हैं कि जो स्टराइल ट्रॉली है उसे हम कैसे सेटअप करेंगे। सेटिंग अप ऑफ द स्टराइल ट्रॉली। तो देखिए सबसे पहले स्टराइल ट्रॉली के सेटअप की अगर बात करें तो जो थिएटर नर्स है स्क्रबिंग के बाद उसे स्टराइल कैप पहननी है, स्टराइल मास्क पहनना है, स्टराइल गाउन और ग्लव्स जो है वो पहन लेने हैं। उसके बाद जो रनिंग नर्स है वो स्टराइल ड्रम जो है उसे ओपन करेगी और उसमें एक लॉन्ग जो फोर्सेप लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप की मदद से वो जितना भी स्टराइल टावल या फिर जो जितना भी स्टराइल ड्रम में स्टराइल सामान पड़ा है, इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, उसे वो स्टराइल नर्स को जो स्क्रब नर्स हैं उसके पास ट्रांसफ़र कर देगी। अब जो टावल है यानी कि जो स्टराइल टावल है उसे वो यूज़ करते हुए जो ट्रॉली है ट्रॉली को
उसे यूज़ करते हुए कवर करेगी। यानी कि एक स्टेराइल टॉवल लेके जो ट्रॉली है उसके ऊपर बिछा देगी और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि नर्स ने उस टॉवल के ऊपर बहुत ही केयरफुली सेपरेट करने हैं और टॉवल को सेपरेट करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो ट्रॉली का अनस्टेराइल पार्ट है यानी कि जो हिस्सा स्टेराइल नहीं हुआ वो टॉवल को टच ना करे और ना ही जिन हाथों में उसने ग्लव्स पहने हुए हैं स्टेराइल ग्लव्स पहने हुए हैं उनको भी वो जो ट्रॉली का हिस्सा है वो टच ना करे। बस सिर्फ उसने सिंपली एक टॉवल लेके स्टेराइल टॉवल जो है जो सर्कुलेटरी नर्स उसे लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप के साथ देगी उसे लेके उसे ट्रॉली पे सेपरेट करके उसके बाद उस पर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो केयरफुली उसने रख देने हैं। उसके बाद जो स्टेराइल नर्स है वो जितने भी स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ड्रेपिंग है उसके अलावा या और जो स्टेरलाइज आइटम्स हैं जिनकी की ज़रूरत है ऑपरेशन करते वक्त वो सभी उसने अरेंज कर देनी है और स्टेराइल ड्रम से भी अगर उसे कोई सामान चाहिए तो वो भी निकाल कर उसने जो ट्रॉली हमने तैयार की है उसने तैयार की है उसके ऊपर वो रख दे। और अगर कोई चीज़ जैसे कि पैकेट्स में रहती है जैसे कि सर्जिकल ब्लेड्स हैं तो वो सारी चीज़ें लेकर जो सर्कुलेटरी नर्स है वो उसको उसकी मदद लेकर जो पैकेट्स हैं उन्हें ओपन करके देगी और उन पैकेट्स में से चीज़ें निकाल कर यानी कि जो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो निकाल कर नीडल्स हैं ब्लेड्स हैं ऐसे जो पैकेट्स हैं उनमें से निकाल कर उन्हें भी स्टेराइल ट्रॉली पर अरेंज जो है वो कर देगी। और अब उसने इस बात का ध्यान रखना है कि उसने कितनी चीज़ें अरेंज की हैं उन सभी की गिनती रखनी है। उसने कितने नंबर्स में मोप्स या फिर जो नीडल्स हैं या फिर जो ब्लेड्स हैं सीजर्स हैं वो वहाँ पे रखी हैं और एक मार्क जो है वो बना सकती है यानी कि मार्कर की मदद से कोई मार्क भी बनाकर वो याद रख सकती है। और इसके बाद उसने जो ये सब कुछ अरेंज कर लिया जब तो उसे जितना भी ऑपरेशन के लिए उसे उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है या फिर और आइटम्स की जिनकी की ज़रूरत है ऑपरेशन के टाइम जो उसने ट्रॉली पे अरेंज कर लिया है तो उसे एक स्टेराइल शीट लेते हुए या फिर टॉवल लेते हुए जो कि स्टेराइल हो उससे कवर कर देना है जब तक कि वो सर्जन ना आ जाए और या फिर जब तक ऑपरेशन टेबल के जो जहाँ पे पेशेंट का फुट एंड है वहाँ पे उसे अरेंज करके रख देना है। तो आइए अब बात करते हैं हम स्क्रबिंग के बारे में। तो स्क्रबिंग कैसे की जाए या फिर हाथों को स्क्रब कैसे किया जाए ऑपरेटिंग रूम में जाने से पहले। तो स्क्रबिंग में सबसे पहले जो कि स्टेराइल स्क्रबिंग है वो सोप एंड वाटर या फिर एक ब्रश की मदद से भी की जाती है। तो अगर हम बात करें डर्ट की तो जो डर्ट है वो कभी भी आपके हाथों से ऐसे रिमूव नहीं होती। तो आपको ऑपरेशन में जाने से पहले जो हाथों को है वो अच्छी तरह से डर्ट को अपने हाथों से हटा लेना है। तो उसके लिए हम सोप वाटर और एक ब्रश की मदद लेते हैं। तो ये जो डर्ट है ये एक इन्फेक्शन का बहुत ही ज़्यादा सोर्स बन जाता है बहुत ही बड़ा एक सोर्स भी बन सकता है। तो इसीलिए इसे हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो डर्ट जो कि प्रमुख रूप से रहती है हमारे हाथों में बाहों में और जो हमारे स्किन के फोल्ड्स हैं यानी कि जैसे कूनियाँ हैं या फिर हाथों में स्किन के जो फोल्ड्स हैं और या फिर नेल फोल्ड्स हैं या फिर हमारे नेल्स के जो नीचे वाली सतह है उसके नीचे जो डर्ट है वो जम जाती है। और जो नर्स है उसे ये ध्यान रखना चाहिए अपने हाथों की सफाई का। और ये कैसे करनी है अब इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जब थिएटर पर आपने वर्क करना है ऑपरेटिंग रूम में आपने काम करना है तो उस पीरियड के दौरान आप ये इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो हाथ हैं वो कभी भी सीधा सीधा किसी पस या फिर किसी इन्फेक्टेड जो ड्रेसिंग है उसके कांटेक्ट में ना ही आए तो बेहतर है। अगर आपको उन्हें उठाना भी हो तो आप किसी फोर्सेप की मदद लेके उन्हें उठाकर फिर डस्टबिन में डालिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इंजरीज जो है वो आपके हाथों में ना हो। इसका ध्यान दीजिए कि आपके हाथ जो हैं वो कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए।
और जो नेल पॉलिश है वो आपके नेल्स पे नहीं होनी चाहिए अगर आप ऑपरेटिंग रूम में जो है वो काम कर रही हैं। तो नेल से अपने नेल पॉलिश जो है वो हटा दीजिए और जो नेल्स हैं वो जितने छोटे हो सके उतने छोटे रखिए, क्योंकि जो नेल्स के जो अगर बड़े हुए नेल्स होंगे तो उनकी जो नीचे की सतह है उस पर जितनी डर्ट होगी वो जम जाएगी और वो निकालने से वो निकल नहीं पाएगी। और अगर बात करें हम स्क्रबिंग की, तो स्क्रबिंग करने से पहले जो हैंड्स हैं वो सोप एंड वाटर की मदद से 1 मिनट तक सबसे पहले जो है वो धोए जाते हैं, जो कि 1 मिनट के लिए जो वॉशिंग है वो की जाती है और ये सोप एंड वाटर की मदद से की जाती है। और इससे सुपरफिशियल जो डस्ट है यानी कि जो ऊपरी सतह की जो गंदगी है वो साफ़ हो जाती है। उसके बाद जो कैप है या फिर मास्क है वो दिया जाता है, तो वो आप पहन लीजिए, जो कि आपको दिया गया है वो आप पहन लीजिए। उसके बाद आपने जो हैंड्स हैं उन्हें 5 मिनट के लिए स्क्रब करना है। इसके लिए आप कोई क्लॉक भी देख सकते हैं, तो क्लॉक में आप देखते हुए पूरे 5 मिनट का टाइम जो है वो स्क्रबिंग के लिए देना है, जिसमें हम सोप और एक स्टेराइल नेल ब्रश और रनिंग वाटर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो देखिए हमें 4 चीज़ें इसमें इस्तेमाल की। एक क्लॉक जिसमें हम टाइम देख सके, 5 मिनट तक के लिए हमें लगातार स्क्रबिंग करनी है, और दूसरा है सोप, स्टेराइल नेल ब्रश तीसरा, और चौथा है रनिंग वाटर। तो इन 4 चीज़ों से जो स्क्रबिंग है वो हमने शुरू करनी है। और अगर आपने स्पेशल जो अटेंशन है वो स्क्रबिंग मेथड पर जो है वो देनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले फिंगर्स और हैंड्स को यूज़ करेंगे, ताकि जो स्किन की जो क्रीज़ है उसमें भी जो जमा डर्ट है उसे हम हटा सकें। और जो इसमें केयर है वो आपने उसका ध्यान रखना है कि आपने बहुत ही ज़्यादा जो नेल फोल्ड्स हैं उसमें आपने ब्रश को यूज़ करते हुए या फिर अपने थंब के बॉल को यूज़ करते हुए जो नेल फोल्ड्स हैं वहाँ से क्लीन करना है वो एरिया, ताकि वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और स्क्रबिंग को हमेशा एल्बोस तक क्लीन करना है और इन्हें 2 सेशन में डिवाइड कीजिए, यानी कि एक पाम्स का एरिया एक एल्बोस तक का एरिया। तो हमें फर्स्ट जो 1 मिनट है और जो 1.5 मिनट है उसे उसको स्क्रबिंग के लिए यूज़ करना है। सबसे पहले जो 1.5 मिनट है उसमें हमें वॉशिंग करनी है, यानी कि हमें हाथों को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। उसके बाद आपको जो बीच वाले 2 मिनट्स हैं उसके साथ आपको उसमें आपको स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद फिर जो आखिरी 1 मिनट आपके पास बचा उसमें फिर आपने वॉशिंग जो है वो करनी है। तो टोटल इस तरह से जो 5 मिनट्स है वो आपने स्क्रबिंग को देने हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले 1 मिनट या 1.5 मिनट वॉशिंग, देन 2 मिनट्स के लिए स्क्रबिंग एंड लास्ट 2 मिनट्स के लिए आपको फिर से वॉशिंग जो है वो करनी है। और जो फाइनल वॉशिंग है उसके लिए आप ध्यान दें कि रनिंग वाटर हो, और जब आपने फाइनल वॉशिंग कर ली तो आपकी जो कूहनियाँ हैं वो नीचे की तरफ हो और जो आपकी हाथों की तलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ ले जाके आपको जो फिंगर्स हैं अपनी उन्हें पॉइंट आउट करना है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला देना है। जैसे नमस्कार वाली पोजीशन होती है, कुछ वैसी पोजीशन आपको, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो वैसे आपको बना लेनी है और जो फिंगर्स हैं वो पॉइंटिंग कर देनी है एक दूसरे के साथ, ताकि जो पानी है वो नीचे की तरफ फ्लो हो, आपकी फिंगर्स की तरफ वो फ्लो ना हो, यानी कि आपकी एल्बोस की तरफ वो फ्लो हो। और इसके बाद जो स्क्रबिंग करनी है वो उसके लिए आप कोई इसके अलावा जो स्क्रबिंग करनी है तो वो आप किसी सोप के पीस से भी कर सकते हैं, जिसमें आप नेल ब्रश का यूज़ करेंगे। और इसमें भी बहुत सारे, यानी कि देखने में आए हैं कि जो चेंज हैं वो हाथों में आते हैं, यानी कि आप राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट हैंड को या फिर जैसे भी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप करेंगे। और इसमें हम जब एक बार सोप या फिर ब्रश का जो हैंड स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं तो हमें हाथों को नीचे की तरफ रखना है, और आफ्टर 5 मिनट्स जो है ये स्क्रबिंग जो है वो पूरी हो जाती है। और इसके बाद ये जो दोनों ही तरीके हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, यानी कि अगर आपने सोप एंड वाटर से वॉशिंग की है तो वो भी इफ़ेक्टिव है, और अगर आपने स्क्रबिंग एंड वॉशिंग की है तो वो भी इफ़ेक्टिव है, लेकिन वो हो ब्रश की मदद से और सोप एंड वाटर की मदद से आपने की हो। आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द एदर सोप, यानी कि एदर सोप को आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप
कार्बोलिक सोप का एक थिक जेली जो है वो बना लीजिए, या फिर आप सोप को किसी हीटर या फिर किसी स्टोव पे किसी बेसिन में रख के हीटर या फिर स्टोव पर मेल्ट कर लीजिए और उसमें थोड़ा पानी जो है वो ऐड कर दीजिए। तो उसके बाद उसे ठंडा कर लीजिए और इसमें अदर जो है वो मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसे एक थिक जेली में वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसे आप डिल्यूट अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो उसे फिर आप एक बॉटल में डाल लीजिएगा। वो बॉटल जो है वो एयर टाइट होनी चाहिए और आप उसे दोबारा यूज़ कर सकें इस तरह की होनी चाहिए। तो उस बॉटल में आपको डालने के बाद उसे एयर टाइट क्लोज़ कर देना है और उसे स्क्रबिंग रूम में आपने उस बॉटल को जो है वो रख देना है। अब इसकी बजाय अगर आपको सोप जो है वो सोप की जगह आप इस जेली को भी आप यूज़ कर सकते हैं हैंड्स को वॉश करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिटर्जेंट जो है वो बन जाता है हैंड वॉशिंग के लिए। तो अगर 5 मिनट्स की जो है इंटेलिजेंट स्क्रबिंग अगर की जाए तो ये लंबा पीरियड एक पर्पसलेस स्क्रबिंग करने से कहीं बेहतर है। तो 5 मिनट्स के बाद जो सोप है उसे आपको अच्छी तरह से वॉश ऑफ कर लेना है और हाथों को स्टेराइल टॉवल के साथ जो है वो ड्राई कर लेना है, या फिर आप स्पिरिट भी उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं ड्राई करने के लिए और फिर उसे ड्राई कर लीजिए। और जो थिएटर सिंक्स हैं वहाँ पर एक जो टैप्स लगी होती हैं तो वो इस तरीके की लगी होती हैं कि आप उसे अपनी अपर आर्म की या फिर एल्बो या फिर अपने फुट के साथ उसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हैंड वॉशिंग के बाद या फिर जब आपने अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लिए तो आप अपने हाथों को यूज़ करके टैप को बंद करें। तो आप अपनी एल्बो के साथ या फिर अपनी अपर आर्म के साथ या फिर अपने फुट के साथ आप जो है उस टैप को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो स्क्रब किए हैं हाथ उन्हें सुखा लेना है और बॉडी से जो आपका एल्बो जॉइंट है यानी कि आपकी कूहनी वाला हिस्सा है उससे आपको जो अपने हाथ हैं वो ऊपर की तरफ रखने हैं, यानी कि आपको हाथों को नीचे की तरफ नहीं करना। और उसके बाद आपने जब हैंड्स वॉशिंग अच्छी तरह से कर ली, स्क्रबिंग ने नर्स ने जो स्क्रबिंग है वो अच्छी तरह से कर ली है, तो उसके बाद उसके दौरान आप नेल ब्रश का जो वो है उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही केयरफुली करना है। लेकिन अगर आप नेल ब्रश का प्रयोग जो है वो बार बार कर रहे हैं या फिर आप बार बार जो हैंड वॉशिंग है वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अपने हाथों को बार बार धो रहे हैं, तो इससे जो स्किन की सरफेस है वो ड्राई हो जाएगी और वो फट भी सकती है ड्राई होने की वजह से, और जो बैक्टीरिया होंगे वो जो स्किन के अंदर होते हैं वो बाहर की तरफ जो है वो आ जाएंगे। इसीलिए आप इससे बचने के लिए आप यानी कि अगर हाथों को ड्राई ना हो ज़्यादा तो उससे बचने के लिए आप हाथों को किसी क्रीम से या किसी मॉइस्चराइज से जो है आप यूज़ करके उनको सॉफ्ट बना सकते हैं। और उसके साथ ही आप जो टाइम और सेशन है स्क्रबिंग का उसे जो लेदर सोप है उसकी मदद से और जो नेल ब्रश है उसकी मदद से कैसे साफ़ करना है, कितने मिनट तक साफ़ करना है, ये अलग अलग हॉस्पिटल में टाइमिंग जो है वो अलग अलग वेरी करता है। लेकिन 5 मिनट्स का जो टाइम है वो सफिशेंट टाइम है और अच्छा टाइम है। इसके दौरान आप जो है वो जो पर्सन के हाथ हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं, यानी कि 5 मिनट्स में हैंड वॉशिंग करने से, प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करने से जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स इसमें ज़रूरत है आपको यूज़ करने की, उन प्रिंसिपल्स को आप यूज़ कीजिए हैंड वॉशिंग के दौरान। और नॉन इरिटेटिंग स्किन क्लिनजिंग जो मौजूद हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो रेडीमेड प्रेपरेशन बाज़ार से मिलती हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर केसेस के बिटवीन यानी कि अगर एक ऑपरेशन हुआ और उसके दौरान दूसरा ऑपरेशन जो शुरू होने जा रहा है उसके दौरान आप जो ग्लव्स हैं उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए और डिस्कार्ड करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से सोप, लेदर सोप या फिर और पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कीजिए, स्क्रब कीजिए और ये 3 मिनट तक ही कर लीजिए, काफ़ी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में या फिर अलग अलग सर्जन्स की इसके बारे में अलग अलग राय है। कुछ
कुछ बुक्स में लिखा है कि 5 मिनट तक ही हैंड वॉशिंग जो है वो बेहतर है, या फिर कुछ कहते हैं कि 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, कुछ तो यहाँ तक कि कहते हैं कि 15 मिनट तक जो स्क्रबिंग है वो की जानी चाहिए। तो कुछ का मानना ये है कि 5 मिनट तक जो स्क्रबिंग है वो काफ़ी है, या फिर 5 मिनट से कम यानी कि 3 या 4 मिनट की जो स्क्रबिंग है वो काफ़ी है। तो ये जो ड्यूरेशन है ये वेरी करती है अलग अलग जो सर्जन्स हैं उनके हिसाब से, अलग अलग हॉस्पिटल्स के हिसाब से। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो स्टैंडर्ड टाइम है हॉस्पिटल्स में या फिर जो एसेप्टिक प्रोसीजर्स में वो 5 मिनट का ही देखा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे गाउनिंग के बारे में। तो जो स्क्रब नर्स है उसे स्टेराइल गाउन बहुत ही ध्यान से पहनना चाहिए, क्योंकि जब वो गाउन पहन रही हो तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो गाउन का स्टेराइल एरिया है, यानी कि जो आगे वाला हिस्सा है, वो इस तरह से पहने कि वो किसी भी अनस्टेराइल एरिया से वो टच ना करे। यानी कि जो स्टेराइल गाउन है वो इस तरह से पहना जाए कि वो अनस्टेराइल किसी भी जगह को या हाथों को टच ना करे, और किसी रनर की मदद से या फिर किसी सर्कुलेटरी नर्स की मदद से या फिर किसी डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली किसी नर्स की मदद से आप जो उसके पीछे वाले जो स्लीव्स हैं, जो स्लिप्स हैं, उन्हें बांधने के लिए वो कह सकती हैं, और जो कफ हैं उन्हें वो खुद ही टाइट करें, क्योंकि कफ जो हैं वो ग्लव्स जो पहने हुए हैं हाथों से उन्हीं से ही टाइट करें। आगे बात करते हैं ग्लविंग की। तो जो स्टेराइल पैकेट है ग्लव्स का, उन्हें आपने बहुत ही ध्यान से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जो ग्लव का कफ है उससे उठाते हुए, यानी कि नीचे वाले हिस्से से उठाते हुए उसे पीछे की तरफ लेके जाते हुए फिर पहनना है, और इस तरह से फिर दूसरा ग्लव जो है उसे बाहरी तरफ से उसे छूकर पहन लेना है, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो ग्लव्स हैं उनके कफ जो है वो उसके गाउन के स्लीव्स के ऊपर की तरफ आ जाएंगे, उसके रिस्ट जॉइंट के जो ऊपर जो गाउन के कफ है, जो ग्लव्स का कफ है वो गाउन के स्लीव्स के ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो ऑपरेटिंग रूम प्रोसीजर है और उसके जो काम और जो स्टूडेंट को पता होने चाहिए कि ऑपरेटिंग रूम में कैसे जाना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, एनेस्थेटिक टेबल की, थिएटर एंड इक्विपमेंट की, स्टेराइल ट्रॉली की, आइदर सोप की, रबिंग स्क्रबिंग के बारे में, गाउनिंग के बारे में, ग्लविंग के बारे में, ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।